हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम एंटी डिफेक्शन लॉ को रिवाइज करने वाले हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस साल न्यूज़ में रहा है, तो हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ लाने के पीछे क्या रीज़न था? हमें डिफेक्शन को रोकना था। डिफेक्शन क्या होता है? कोई ए पार्टी का मेंबर है, वो अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफेक्शन। और इस चीज़ को रोकने के लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। हमें हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना था। बल्क में लोग क्या कर रहे थे? अपने बेनिफिट के लिए पार्टी स्विच कर रहे थे, और इसकी वजह से क्या हो रहा था? जो गवर्नमेंट थी उसकी स्टेबिलिटी रिस्क पर आ रही थी। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट है ए पार्टी की, बी पार्टी ने ए पार्टी के मेंबर को लालच दिया और ये लोग क्या करते हैं? बी पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? माइनॉरिटी में आ जाएगी, उसकी मेजॉरिटी लूज़ हो जाएगी और वो अपनी पावर को लूज़ कर देगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसके थ्रू हमने 2 आर्टिकल ऐड करें। एक आर्टिकल 102 उसका सब क्लोज 2 एंड एक 191 उसका सब क्लोज 2। 102 कहाँ पर एप्लीकेबल है? इन केस ऑफ पार्लियामेंट। 191 किस पर एप्लीकेबल है? स्टेट लेजिस्लेचर। और ये आर्टिकल किससे डील करते हैं? ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से डील करते हैं। और ये डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जाएगा? एज पर शेड्यूल 10। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 3 चीज़ ऐड की है। क्या? 2 आर्टिकल ऐड किए हैं, एक नया शेड्यूल ऐड किया है, शेड्यूल नंबर 10। देखो, ऑलरेडी एक PYQ पूछा हुआ है, उसमें पूछा हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किन प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर आया है। हो सकता है इस बार ये पूछ ले 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसके टाइम पर आया है या 10th शेड्यूल किसके टाइम पर आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ठीक है, अब हम देखते हैं किन किन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, किस ग्राउंड पर किया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, वो अपनी मर्जी से वो वॉलेंटरी अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दे, तो उस केस में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है? अगर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपने विप के अगेंस्ट जाए या वोट करने से मना करे, तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब विप क्या होता है? हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर होता है। वो क्या करता है? अपने पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को डायरेक्शन देता है कि आपको किसी भी मैटर पर यस करना है, नो करना है, उसको कैसे आगे लेकर चलना है। ये चीज़ विप बताता है, वो मेंबर बताता है, तो उसको बोलते हैं विप। विप अगर कुछ कह रहा है, उसके अगेंस्ट कोई मेंबर जा रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा। अगर मान लो कोई मेंबर वोट करने से मना कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है? अपनी पार्टी को बता देता है, उससे कंसेंट ले लेता है, और वो पार्टी भी विद इन 15 डेज उसके उस एक्ट को कंडोन कर ले, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा? मेंबर वोट करने से मना करे और उसकी पार्टी को भी ना पता हो और ना उससे प्रायर अप्रूवल ले, उस एक्ट को 15 दिन के अंदर रेक्टिफाई ना करे, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेकंड ग्राउंड देखते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर के केस में। इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होता है? वो इंसान जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड ना हो, वो अकेले ही अपने इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करे और वो जीत कर आ जाए और उसको पार्लियामेंट में जगह मिल जाए, सीट मिल जाए, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्शन के थ्रू आ रहा है और किसी भी पार्टी को क्या कर ले? ज्वाइन कर ले, तो उस केस में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम नॉमिनेटेड मेंबर के केस में। नॉमिनेटेड मेंबर क्या होता है? जो लोग इलेक्शन के थ्रू पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनते, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। किन लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा? लास्ट के लोगों को। लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस या साइंस, इन एरिया में अगर कोई एक्सपर्ट हो, उन लोगों को प्रेसिडेंट क्या कर लेता है? उनकी नॉलेज की वजह से मेंबर बना देता है, पार्लियामेंट को नॉमिनेट कर देता है। वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आते हैं। तो अगर वो मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, आफ्टर 6 मंथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे,
6 महीने से पहले करेंगे तो नहीं होंगे, ठीक है। अगर 6 मंथ से पहले करा तो नहीं होंगे, अगर 6 मंथ के बाद में करा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये PYQ ऑलरेडी पूछा हुआ है। देखो बहुत बार यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, लोग भूल जाते हैं कि 6 महीने के बाद होता है, 6 महीने के पहले होता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो डिस्क्वालिफिकेशन कब किया जाता है, जब इंसान अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करे। अब देखो इस केस में वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, वो सोच समझकर कोई पॉलिटिकल पार्टी बदलता है तो इस केस में उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और सोचने के लिए कम से कम उसको 6 महीने तो चाहिए होंगे। ऐसे याद कर सकते हो कि सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए आफ्टर है, वो आफ्टर 6 मंथ है, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं, किन लोगों पर ये अप्लाई नहीं होगा। ये इन केस ऑफ मर्जर अप्लाई नहीं होगा। मर्जर क्या होता है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर टूटकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, कोई पार्टी ए है, उसमें मान लो 30 मेंबर हैं, अगर इसके 2/3 मेंबर कितने हो गए, 2/3 20 मेंबर, यानी कि उसके 20 मेंबर बी पार्टी को ज्वाइन कर लें तो हम इसको बोल देंगे ये मर्जर का केस है और इसके अंदर उन मेंबर्स पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इन केस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, जो हाउस को प्रिसाइड करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं, लोकसभा में स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इन लोगों पर अप्लाई नहीं होता। देखो कोई भी मेंबर है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट किया जाता है तो उसको अपनी पार्टी से रिज़ाइन करना होता है। देखा जाए तो वो अपनी पार्टी को छोड़ ही रहे हैं ना, अपनी पार्टी को छोड़कर वो प्रिसाइड कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। जो भी एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट किया जाएगा उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन होनी है या नहीं होनी है, उसको डिसाइड कौन करेगा। उसको डिसाइड करने की भी अथॉरिटी किसके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीज़न होगा वो फाइनल होगा और उसके इस डिसीज़न को किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखो पहले क्या था, इनका जो भी ऑर्डर होगा, जो भी डिसीज़न होगा उस पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन क्या हुआ, बाद में केस आता है क्योतो हॉलन केस। उस केस के अंदर बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा, लेकिन ऑर्डर देने के बाद एप्लीकेबल होगा, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं होगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे उनको कौन फ्रेम करेगा, वो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही फ्रेम करेंगे, जो भी रूल रेगुलेशन होगी। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो शो मोटो एक्शन नहीं ले सकता। शो मोटो एक्शन क्या होता है, शो मोटो एक्शन क्या होता है कि वो खुद से डिसाइड नहीं करेगा, पहले कोई कंप्लेंट आएगी तब ही वो डिसाइड करेंगे। अपनी मर्जी से वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर सकते, उनके पास पहले कोई कंप्लेंट आएगी, या तो वो डायरेक्टली डिसाइड कर देंगे या उस कंप्लेंट को वो किसी कमेटी के पास रेफर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ देखकर हम ये बोल सकते हैं जो एंटी डिफेक्शन होगा उसका कोई इमीडिएट और ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेंबर है उसने अपनी पार्टी स्विच कर दी और पार्टी स्विच करते ही उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, नहीं, ये पूरी प्रोसेस होती है। पहले क्या होगा, कोई कंप्लेंट करेगा, कंप्लेंट करने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, कितने टाइम के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा, क्या टाइम फ्रेम है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना डिसीजन देगा। इस लॉ के अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं बताई है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछ ली जाएगी, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो प्री पोल्ड अलायंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट दे देगा कि ये प्री पोल्ड अलायंस पर एप्लीकेबल है, नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं होती है। प्री पोल्ड अलायंस क्या होती है, देखो क्या होता है, इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टी अलायंस बना लेती है, एक साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। अब क्या होता है, इलेक्शन से पहले इस अलायंस से कोई भी मेंबर निकलकर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये केस बोला जाएगा प्री पोल्ड अलायंस। इस केस के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है।
एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या देखा है। हमने देखा है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने 3 चीज़ें ऐड की है। 2 आर्टिकल ऐड करे हैं, 102 और 191 10 शेड्यूल ऐड किया है। ये किन लोगों पर अप्लाई होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिस्क्वालीफाई कब किया जाएगा? किन केस में? अगर कोई वोट ना करे या विप के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करे तो इस केस में वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या कोई मेंबर अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर दे। दूसरा हमने देखा था नॉमिनेटेड मेंबर के केस में। नॉमिनेटेड मेंबर के केस में अगर वो 6 महीने के बाद किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। थर्ड देखा था हमने इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर के केस में क्या है? अगर कोई इंसान इंडिपेंडेंटली पार्लियामेंट में आता है, इलेक्शन जीत कर आता है और वो क्या कर ले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये किसी भी स्टेज पर कर सकता है, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी है। जैसे हमने नॉमिनेटेड मेंबर के केस में देखा था ना, 6 महीने के बाद की पीरियड दिया हुआ है, इसके अंदर ऐसा कोई पीरियड नहीं है। इसका हमने एक्सेप्शन देखा था। एक्सेप्शन क्या था? मर्जर का एक एक्सेप्शन था। अगर 2/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। दूसरा हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के केस में देखा था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिज़ाइन करना पड़ता है अपनी पार्टी से जब वो एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट होते हैं, तो उस केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन का कौन डिसाइड करेगा? किसके पास अथॉरिटी है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी है। रूल बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। और ये कोई भी शो मोटो एक्शन नहीं ले सकता, इसको पहले कोई कंप्लेन करेगा तभी वो एक्ट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिफेक्शन हैज़ नो इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक इफेक्ट। ये प्री पोल्ड अलायंस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी भी टाइम फ्रेम में बाउंड नहीं होते अपना डिसीजन देने के लिए। इनके डिसीजन पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होता है, लेकिन डिसीजन देने के बाद। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके अंदर बोला गया था अगर किसी भी इंसान को एज ए मेंबर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो एज ए मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या ऐड की गई थी? मर्जर वाला प्रोविज़न ऐड किया गया था। मर्जर से पहले क्या था? स्प्लिट का केस होता था, स्प्लिट होती थी, यानी कि 1/3 अगर मेंबर चले जाते हैं उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था। लेकिन इसको हमने 1/3 हटाकर 2/3 कर दिया है। 2/3 के केस को हम मर्जर बोलते हैं और 1/3 के केस को हम स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है। तो ये अपनी एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ में था, इसको ध्यान से करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।